पहुंची सुप्रिया संग मोदी कैबिनेट में ऑफर पर अटकलें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। नो हिंसा मामले में मेवात सीआईए पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भड़काऊ वीडियो जारी करने के आरोप में आरोपी बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। शिमला के समर हिल में मलबे से निकाले गए 14 शव। अभी और शव मिलने की आशंका। तलाशी अभियान जारी। सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सारा समय और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में बैक टू बैक दिग्गज नेताओं का दौरा होने वाला है। 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहेंगे, जबकि 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का महासमुंद का यह बड़ा दौरा प्रस्तावित है। और इसी तरह 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 सितंबर को केसी वेणुगोपाल का छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। बहरहाल यह तो छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि किसके सिर पर वो ताज रखती है, लेकिन नेताओं के बैक टू बैक दौरा प्रदेश की सियासत की गंभीरता को बयां कर रही है। 20 तारीख को तो हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, राशि वितरण महासमुंद में करेंगे और कोशिश यही है कि कोई राष्ट्रीय नेता इसमें हम आ जाए और इसके बाद जैसे जैसे समय मिलेगा नेताओं का उसके हिसाब से कार्यक्रम होगा। और सितंबर के प्रथम सप्ताह में राहुल जी की भी आने की संभावना है। 2018 में जब कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसके बाद आज तक राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ दौरा नहीं हुआ है। लगातार प्रदेश की जनता पूछ रही है कि राहुल जी, आपके सामने आपकी कांग्रेस ने गंगा जल की सौगंध लेकर छत्तीसगढ़ के वासियों से जो वादे किए थे वो पूरे हो क्यों नहीं रहे। शायद इसी भय में राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ दौरा नहीं हो रहा है। जब उन्होंने पूरे देश में एक यात्रा निकाली तब भी उस यात्रा से उन्होंने छत्तीसगढ़ को अछूता कर दिया था। लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता यह सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आखिर छत्तीसगढ़ की हालत क्यों नहीं देखता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अब दौरे बना रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब इस सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। तो सुना आपने किस तरीके से बयानबाजी जारी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवीण साहू जी जुड़ गए हैं, सर आपका सारा समय पर बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से श्री कुमार मेनन जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल शाही जी जुड़ गए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है सारा समय के इस खास चर्चा पे। सबसे पहले श्री कुमार मेनन जी आपके पास आना चाहूंगा। 1 महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 बार दौरा, और जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरा है, और 2 दौरा वो भी आदिवासी क्षेत्रों में, किस ओर इशारा करता है? और क्या आपको लगता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर आदिवासी वोटर आपसे कितने खुश हैं? कीर्तिमान जी, चुनाव है और चुनाव में निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता आते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ उनका जो अनुभव है वो इतना बड़ा अनुभव है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी का आज कर्नाटक चुनाव के संबंध में उनके अनुभव के कारण ही हमको इतना लाभ मिला है। और निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ आएंगे, बार बार आएंगे और उनके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। रही बात, लेकिन मैं आपने चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात की है दौरे की, मुझे अच्छा लगता अगर आप प्रधानमंत्री जी के 4.5 साल में
एक बार भी दौरा छत्तीसगढ़ में नहीं करने के बारे में भी आप प्रश्न उठाते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार के दौरान ये पहली बार है जब मोदी जी आके गए हैं, वो भी एक माह पहले, वो भी चुनाव की जब घोषणा होने जा रही है तब। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो चाहे वो राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, समय समय पर छत्तीसगढ़ में आते रहे, पूरे तमाम राष्ट्रीय नेता यहाँ आते रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेता, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, चाहे अमित शाह, कुमार जी, अमित शाह तो आ ही रहे हैं ना, चाणक्य माने जाते हैं, चुनाव के चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह आ ही रहे हैं। ठीक है, प्रवीण साहू जी के पास चलते हैं। प्रवीण जी, आपकी भी पार्टी कम नहीं है। आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह भी दौरा करने वाले हैं, वो भी उन क्षेत्रों का जिसमें आदिवासी बाहुल्य जो जनता है, और महासमुंद का भी वो दौरा करने वाले हैं। चलिए, प्रवीण साहू जी, आपकी भी पार्टी कम नहीं है। अमित शाह जी वहां पर पहुंचने वाले हैं और सिर्फ आदिवासी वोटरों पर फोकस है बीजेपी का भी। नमस्कार। और जिस प्रकार आज सर्वविदित है कि आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी की आज पुण्यतिथि है, तो उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। आप सभी दर्शकों को। देखिए, जिस प्रकार खड़गे जी कुछ दिन पहले आए थे और जनता ने जो उनको जवाब दिया, वो कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। एक तरफ के खड़गे जी की वाहवाही कर रहे थे कि जब उनका आना होगा तो जन सैलाब और पड़ेगा, लेकिन वहां के अगर हम दृश्य देखें तो सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस धरातल पर कोई कार्य नहीं करती, जनता ने इनके ऊपर करारा तमाचा मार दिया, ये स्वीकार करना चाहिए इनको। भाई, मैं तो बताना चाहूंगा कि जब मोदी जी आए थे पिछले माह जुलाई में, तो बरसते पानी में लोग आए थे, रात भर बारिश हुई थी, उसके बावजूद लोग आदरणीय मोदी जी को सुनने आए थे, लाखों की संख्या में आए थे। तो ये तो इनका मैं आपको बताता हूँ कि जवाब मिल गया है कि हमारा कुमार मेनन जी कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक भी बार दौरा किए? देखिए, वही तो बता रहा हूँ कि पिछले माह जुलाई में आ चुके हैं, इनका जवाब मिल चुका है। और इनके नेता का जो हश्र हुआ है कि जब जनसैलाब की बात कर रहे थे, जब सारी कुर्सियां खाली है, तो ये इनकी बौखलाहट है। भाई, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, इस संगठन की बात करते हैं, इनकी प्रभारी शैलजा जी जो है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बताइए। जी, मैं कह रहा हूँ इनकी प्रभारी शैलजा जी तत्कालीन आदिवासी अध्यक्ष आदरणीय मोहन बरकाम जी की जो चिट्ठी को निरस्त कर देती है। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा सम्मानित दर्शकों कि कुछ दिन पहले इनके वर्तमान के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी कहते हैं कि टिकट बंटवारे में 50% कोटा जो है युवाओं को मिलेगा। इस बात का पुनः खंडन शैलजा जी ने कर दिया। तो भाई, आदिवासी वर्ग का अपमान कब तक करेंगे? दो आदिवासी अध्यक्ष अलग अलग अपना वक्तव्य देते हैं और एक गैर आदिवासी प्रभारी शैलजा जी के वक्तव्य को नकार देती है। तो ये आदिवासियों को सम्मान करेंगे? आदिवासी क्षेत्रों में 25,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है कुपोषण के चलते। 900 माताओं की निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए क्योंकि उनको पर्याप्त प्रसव की सुविधा भी नहीं मिल पाती है, इसलिए प्रसव पीड़ा के दौरान 900 आदिवासी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। सरकारी क्षेत्र में कोई जवाब दे? कोई जवाब नहीं है। भाई, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो कार्य किया आदिवासी क्षेत्रों में, आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमारे क्षेत्र में 1999 जब भाजपा की सरकार थी, तब जनजातीय कार्य की मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है प्रवीण जी, आता हूं, एक बार डिबेट खोल लेता हूं, उसके बाद सबसे एक क्वेश्चन करके उसके बाद चर्चा को खोलेंगे। अनिल शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। अनिल सर, आप कैसे देखते हैं इस समीकरण को, जो बैक टू बैक नेताओं का जो दौरा जारी है, उधर मंथन भी हो रहा है आज बीजेपी का, आदिवासी वोटरों पर फोकस है दोनों पार्टियों के, बीजेपी चाहे कांग्रेस? देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। चुनाव का बिगुल 1 साल पहले ही बजा देते हैं। बीजेपी परमानेंट चुनाव के मूड में रहती है। ये हम नहीं, बीजेपी के लोग खुद ही कहते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि चुनाव हमारा सामने है। बिल्कुल। तो उस चुनाव की चर्चा को लेकर कहें या चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर कहें, उसको लेकर दौरे होते हैं और दौरों में इस बात को तय किया जाता है कि हम कैसे चुनाव में जाएंगे। 15 साल बीजेपी ने शासन किया, 15 साल के बाद वो 15 सीटों पर आ गई।
15 साल में कहा जाता है कि रमन सिंह का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहने के बाद अगर जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया और 15 साल की सेवाओं को 15 सीटों पर समेट दिया, तो बट नेचुरल है कि वहां पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में जब भूपेश बघेल जी लगातार तमाम योजनाओं के साथ न सिर्फ आदिवासी बहुल जिले जो 12-13 जिले हैं, सरगुजा है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, नारायणपुर है, इन सारे मतलब जिलों को तो आदिवासी जिले तो उनके मेन हैं ही हैं। क्योंकि आदिवासी जिलों की 29 सीटों में से 27 सीट उनके पास है, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल। तो उसको वो बचाए रखना चाहते हैं, इसके लिए तमाम योजनाएं लेकर आए हैं। और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रमुख योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से जनता से कनेक्ट रहे। लेकिन बीजेपी चूंकि केंद्र में सत्ता में है और पूरे भारतवर्ष में इस चीज को वो विकास की गाथा गाते हुए ये कह रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो हम और विकास कर सकेंगे। तो इन सब चीजों के लिए उनका कार्यक्रम लगना स्वाभाविक है। और वहां चूंकि डर भी है और लंबे समय में शासन के बाद वो शासन से हटे हैं, तो उस शासन सत्ता को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में उन्हें दौड़ ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में इतने दिनों तक रह जाए हैं, तो उनको सत्ता में वापस आने के लिए बट नेचुरल है कि जो सत्ता में है उसे डिफीट करने के लिए उससे तेज दौड़ लगानी पड़ेगी, उससे ज्यादा सभाएं करनी पड़ेगी और उससे ज्यादा तमाम कार्यक्रमों के जरिए, अपनी उपलब्धियों के जरिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। प्रवीण जी, जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि आपको ज्यादा दौड़ लगानी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और यही संकेत भी हो रहा है। देखिए किस तरीके से मंथन जो चल रहा है अभी, तमाम केंद्रीय समिति की जो बैठक चल रही है, उसमें क्या अमृत निकल कर आएगा। और आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी जो है चुनाव की घोषणा से पहले इस तरीके का मंथन नहीं करती है, और उसके बाद क्या इस पर चर्चा हो रही है? प्रवीण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कीर्तिमान जी, मैं अभी आपको सुना, अनिल जी और आपके प्रश्न को मैं नहीं सुन पाया, अगर आप दोहरा देंगे तो। ये कहना है, अनिल जी कह रहे थे कि आपको छत्तीसगढ़ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप 5 साल से सत्ता से दूर है। तो अभी ये भी संकेत मिल रहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, अमृत क्या निकल कर आएगा इसमें? देखिए, मंथन हो रहा है और बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए अमृत निकलेगा। वही जिस प्रकार आदिवासी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, राजा पड़ाव की गौरगांव की स्थिति है, वहां पर इस सरकार ने क्या कर दिया, धर्मांतरण को इतना बढ़ावा दे दिया कि वहां के आदिवासी वर्ग के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और तो और प्रशासन के 2 बड़े अधिकारियों की चिट्ठी दिखाना चाहूंगा, श्री कुमार मेनन जी देखिएगा, सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखी थी कि वहां पर बहुत जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है 2021 में। इसके बाद यहां तो बात नहीं रुकती, इसके बाद बस्तर के कमिश्नर ने भी चिट्ठी लिखी कि बहुत संवेदनशील एरिया हो चुका है, विपक्ष सरकार कोई वहां पर कार्य करे। और जैसे ही कार्य इस ओर उन लोग इंगित करते हैं, उनका ट्रांसफर किसी और कर दिया जाता है। तो भाई आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने कोई कार्य। हेलो जी जी जी, बोलिए। और वीडियो में तकलीफ में बदलना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया है। इसलिए आदिवासी सीटों में वर्तमान में एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। जवाब दीजिए कुमार मेनन जी, जवाब दीजिए। आदिवासी सीटों पर आपने काम ही नहीं किया है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। कीर्तिमान जी, हाँ, बीजेपी का आप पूरा अगर चरित्र देखेंगे तो हमेशा से ये झूठ, अफवाह और सनसनी फैला के राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ की ना बात करें, कर्नाटका के अंदर में और हिमाचल के अंदर में जहां जहां चुनाव होते हैं, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहां भी चुनाव होते हैं, इस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई प्रवीण बता रहे थे, छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं वो आखुड़वा कांड जो भाजपा की सरकार में हुआ था। नसबंदी कांड आज भी लोग याद करते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाओं की मौत हुई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव की बात आती है, इन्होंने अभी मोदी जी की सभा की बात की थी, मैं बताना चाहूंगा। यहाँ आए हुए लोग थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से इनको बुलाना पड़ा था, छत्तीसगढ़ से लोग इनको मिल नहीं पा रहे थे। अच्छा, रही बात आदिवासी क्षेत्रों की, तो मैं आपको एक बात साबित कर दूं कि हमारे पास 29 में 27 सीटें आज तमाम उपचुनाव हम जीत रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आज काम हम लोगों ने किए हैं 3.5 साल, 4.5 साल में,
उसमें कीर्तिमान जी, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, भूपेश बघेल जी की सरकार को मेनन जी, आदिवासी सीटों वाला जवाब दीजिए ना, जो प्रवीण साहू आरोप लगा रहे थे आपको कि आदिवासी सीटों पर आपने काम ही नहीं किया है, और रणनीति आप फोकस देखिए, आपका पूरा सेंटर जो है आदिवासी सीटों पर है। जांजगीर चांपा में लगातार हमने दौरा आदिवासियों हो रहा को वन अधिकार पट्टा देने का मामला हो, चाहे वन उपज के मामले हो, हर मामले में भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासियों को वो करके दिया है जो सारे साल तक नहीं हुआ। जो उत्पाद उनके पहले बिचौलिए खरीदते थे, वो छत्तीसगढ़ सरकार खरीद कर उनको ये दे रही है, फसल का जो उनका कीमत दे रही है। और रही बात चर्च की बात, इन्होंने धर्मांतरण की बात की। इनके पास मुद्दा एक ही है, सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दा ही इनके पास रहता है। जहां पर भी शांति रहती है वहां पर कहीं ना कहीं शांति फैलाने के लिए, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा करे, चाहे वो और किसी लिंचिंग की बात करे। मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी ने चैलेंज किया था, हमारे तमाम मंत्रियों ने चैलेंज किया था, आदिवासी क्षेत्रों के विधायकों ने चैलेंज किया था कि भाजपा की सरकार के दौरान जितने चर्च बने थे उसके भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आमने सामने जब भी आ जाए उस बात को पूरा साबित किया जाएगा प्रूफ के साथ। लेकिन उस संबंध में भाजपा के कोई भी नेता, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, कभी चर्चा नहीं करते। तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, आदिवासी क्षेत्रों में 29 की 29 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा, ऐसा ही दावा वो भी कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं वो भी। हाँ, वो करेंगे जी। हम देखिए वो दावे, मैं कीर्तिमान जी अपनी बात खत्म करूंगा एक बात बोल के। हाँ, बोलिए। दावों के मामले में आपने अमित शाह जी का दावा भी सुना था, कर्नाटक चुनाव में 135 सीट जीत के आएंगे, उन्होंने चैलेंज किया था। एक बार नहीं, 10 बार किया था। पूरे केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़ के कर्नाटक में बैठे थे। पूरी ईडी, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, इनकम टैक्स सब वहां पे कर्नाटक में बैठी थी। इन्होंने हर प्रकार से मुद्दे और सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया। बजरंग दल के मामले को लेकर बजरंग बली जी को मुद्दे पर लाए, लेकिन वहां की जनता ने, बजरंग बली ने हमारे साथ दिया और बजरंग बली के सहयोग से हमने भाजपा को वहां पर हराया। और तो कुल मिला के ये है कि बिना बजरंग बली के सारे ना आपकी नैया पार होगी, ना बीजेपी की नैया पार होगी। यही कॉपी कर रहे हैं कमलनाथ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में किस तरीके से बागेश्वर बाबा का सहारा ले रहे हैं और उसके बाद बयान पर पलट भी जा रहे हैं। ठीक है, अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो 2024 जो लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं दोनों के लिए अलग अलग साबित होगा। पिच लगता है अलग अलग दोनों को मिलेगी, क्योंकि 2024 में एक तरीके से कांग्रेस को जहां डबल मेहनत करना पड़ेगा और बीजेपी को भी विधानसभा चुनाव में डबल मेहनत करना पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं दोनों पिच को, लोकसभा और विधानसभा चुनाव? देखिए, चुनावी पिच पे बैटिंग और बॉलिंग एक साथ दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया है। हाँ। अब चौका और छक्का लगेगा, विजय किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि विधानसभा का परिदृश्य एकदम से अलग है, लोकसभा का अलग है। हाँ। एक साल के अंतराल में मैं पीछे जाना चाहूंगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। हाँ। लेकिन 11 सीटों में 9 सीटें बीजेपी को चली गई 2019 में। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल, इनको आप एक साथ नहीं तौल सकते। क्यों? क्योंकि बीजेपी लगातार चेहरे की बात करती है। जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है उसमें वो चेहरे की बात करती है, मुद्दे फिर गौड़ हो जाते हैं। हाँ, और ये चीज जो है बीजेपी ये चीज लगातार कांग्रेस को परेशान कर रही है। हाँ। और आज भी है, वो कल भी रहेगा। इस पर थोड़ा सा कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मैं बात कह रहा हूं। दूसरी बात, अभी बीजेपी के हमारे मित्र जो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, योजनाएं नहीं की, मैं तो पूरे साल के और 5 वर्षों की योजना भूपेश बघेल जी की नहीं बता सकता। लेकिन 2023 में अभी बजट में ही 12 योजनाएं भूपेश बघेल ने
घोषणा की और उसमें तमाम योजनाएं, उसमें 12 में से अधिकांश योजनाएं आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है। चाहे वो आदिवासी परब सम्मान योजना हो, चाहे उच्च शिक्षा योजना हो, वो तमाम चीजों में मतलब 12 योजनाओं में से 6 योजनाएं आदिवासी बहुल इलाकों के लिए हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कि पूरे प्रदेश के पूरे समाज को समावेशित करने के लिए, लेकिन उनका फोकस आदिवासी पर रहा है और आदिवासियों के लिए उन्होंने काम किया है। तो उस काम का लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें विधानसभा चुनाव के लिए। मैं ये मानता हूं कि आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस अच्छा करेगी और अन्य इलाकों में भी उनके कार्य और उनका प्रेजेंटेशन और जनता के बीच उनकी सहज उपस्थिति उनको जरूर लाभ देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थितियां उतनी कांग्रेस के फेवर में नहीं रहेंगी, ये भी मेरा मानना है। जी प्रवीण जी, सहमत हैं आप इस बयान से जो अनिल साई जी ने कहा? अनिल जी के बयान से मैं विनम्रतापूर्वक असहमति प्रकट करूंगा। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इनके अभी वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है, सत्तावार मंत्री जो कहते हैं टीएस सिंहदेव, पिछले साल 16 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने विभाग से त्याग पत्र दिया था और कहा था कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उनको वर्तमान में झुंझुना पकड़ाने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया गया। भाई यही डिप्टी सीएम आज टीएस सिंहदेव जी है, जिन पर इनके ही विधायक सुन लीजिएगा बहन जी, बृहस्पति सिंह जी ने हत्या का आरोप लगाया है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इन पर। किसका संरक्षण मिल रहा है बताइए मुझे। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई इनके केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि वर्तमान में भूपेश जी के नेतृत्व नहीं, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एक जो कहते थे कि भूपेश तो भरोसा है, उस भरोसे पर तो भाई केंद्रीय नेतृत्व को तक विश्वास नहीं हुआ। और यहां तक एनईसीआई की बैठक में बघेल जी ने स्वयं कह दिया कि हम सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन सत्ता की पुनरावृत्ति करना कठिन होती है। तो निश्चित रूप से उनको आभास हो चुका है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुझे फिर भी यकीन नहीं है। जनता जानती है भाई, अनेक घोटाले किए हैं, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे लैंड घोटाला हो, चाहे बैंक घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात करो। आपने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क को सदन पर प्रदर्शन करने के बाद मुश्किल आप मुश्किल से लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आपने कहा था कि शुरुआत से देंगे, आप कब दे रहे हैं? वर्तमान में अप्रैल माह से। तो लगभग 4.5 वर्षों का बेरोजगारी भत्ता कहां गया? आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, कब करेंगे शराबबंदी? आपने कमेटी गठित की, कमेटी की रिपोर्ट कहां है? कब करेंगे प्रदेश में शराबबंदी? मैं पूछना चाहता हूं। आपके क्या आबकारी मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में किसी भी परिस्थिति में शराबबंदी लागू नहीं करने देंगे वो। तो एक तरफ आप अपने जन घोषणा पत्र में कहते हैं कि शराबबंदी लागू करेंगे, आपके आबकारी मंत्री कहते हैं कि शराबबंदी लागू नहीं होने दूंगा। और तो और कीर्तिमान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बघेल जी कहते हैं कि जन घोषणा पत्र में 36 के 36 वादे पूरे हो गए, लेकिन इनका संचार विभाग का अध्यक्ष क्या कहता है कि 36 में 34 वादे पूरे हुए। लेकिन जिस जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय टीएस सिंहदेव जी थे, उन्होंने जब अवलोकन किया तो कहा कि भाई ना 36 पूरा हुआ है, ना 34 पूरा हुआ है, उनके हिसाब से केवल 12 वादा पूरा हुआ है। तो पहले कांग्रेस सरकार तय कर ले कि 36 वादे पूरे हुए, कि 34 वादे पूरे हुए, कि 12 वादे पूरे हुए। कांग्रेस मतलब कंफ्यूज पार्टी है, इनके पास कोई नीति नहीं है, केवल एक ही नीति है भ्रष्टाचार करने की। इस मातृभूमि की कुमार जी के माध्यम से शोषण करने आया है। जवाब दीजिए जरा, आपके खुद नेता जो है एक बयान पर नहीं टिक रहे हैं। कीर्तिमान जी, हाँ। जिस पार्टी को अडानी और अंबानी के सहयोग से चलाया जा रहा है, मैंने तो और जिन दो लोगों के लिए पार्टी चल रही है, अब छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे रहिए ना कुमार मीना जी, इनके बातों का जवाब दीजिए, प्रवीण जी की बातों का जवाब दीजिए। इन दो कंपनियों के फायदे के लिए की जाती है। और रही बात एक एक करके प्रवीण जी, कीर्तिमान जी, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के पास हम जो जा रहे हैं उस दौर में जा रहे हैं जब हम लोगों ने पहला 1 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने पहला 1 साल चुनाव में बिताया। 6 महीना लोकसभा चुनाव, 6 महीना नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, उसके बाद 1.5 साल कोरोना काल में हमारे बीते हैं। 3 साल हमको मात्र 1.5 से 2 साल काम करने मिला। हम जनता के पास इसी बात को लेकर जा रहे हैं। हमने 36 घोषणा पत्र 36 बातें लिखी थी, उसमें से 34 बातें हमने पूरी की है। बचे घोषणा पत्र में बातों के लिए हमको 5 साल का मौका और चाहिए। भाजपा को 15 साल का मौका मिला, हमको 5 साल का मौका और चाहिए।
सरकारी और आदेश रही होने के बात- बावजूद फर्जी रही बात प्रमाण आरोप पत्र लगाने की बात केस अगर में कोई भ्रष्टाचार कार्रवाई की, क्यों नहीं हुई? तो क्या एक योग्यों भी के भ्रष्टाचार निरस्त होने की प्रतीक्षा ईडी, कर रहे थे सीबीआई क्या? हर कुछ आप यहाँ क्या के कहते हैं कि दूध के प्रत्येक जवाई युवा है। या प्रत्येक किसी व्यक्ति भी निरस्त मामले होकर में सरकार कर चार्जशीट पाएगी? नहीं कर पा रहे बताइए, हैं। सुप्रीम योग्यों को कोर्ट से क्यों बार नहीं बार हुआ? इनको जो डांट नहीं लगाई हुए, जा रही है। कांग्रेस सरकार उसके का बाद दोष भी है, जनता दे केंद्र रही है। सरकार, प्रवीण जी, अमित प्रवीण शाह जी, की टीम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण जी, लगातार जो दौरा हो रहा है उस पर विषयांतर हो रहा है थोड़ा ये मुद्दा। दौरे पर हम केंद्रित करते हैं दर्शकों को। आज का मुद्दा जो है लगातार बैक टू बैक जो दौरा हो रहा है वो किस ओर इशारा करता है, और अमित शाह का जो चाणक्य माने जाते हैं, क्या मूल मंत्र देंगे आने वाले समय में? करे कैसे माहौल बिगाड़े। प्रवीण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, प्रवीण जी, आवाज आ रही है आपको? कीर्तिमान जी मुझसे कह रहे हैं क्या? जी जी जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि भाई हमारी जो पहले से नीति है कि भारत माता की सेवा करने की नीति के दृष्टिकोण से आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। लेकिन भाई मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि इनके आदरणीय सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो छत्तीसगढ़ की पावन धारा को क्यों छोड़ देते हैं? ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मतारी का अपमान है। भाई यहाँ तो हमारा केंद्र से तो बार बार आ रहा है, इस प्रकार यहाँ पे कुशासन हो रहा है, उसे मुक्त करने के लिए केंद्र से लगातार लगा हुआ है, लगे ही हुए हैं। लेकिन इनके सर्वमान्य नेता भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं तो इस महातारी का अपमान करते हुए उस यात्रा में इस धरती को सम्मिलित क्यों नहीं करते? इसका जवाब कब देंगे आप? हमारे नेता तो लगातार आ रहे हैं, आपके राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? उनके पास कोई साहस नहीं था। छत्तीसगढ़ में चुनाव की राजनीति करने बदल में जनता का सामना पहले करने का मणिपुर आपके पास जाए, साहस नहीं वहां के था, लोगों के इसलिए दुखों को आदरणीय बलम राहुल करें। गांधी जी यहाँ पर नहीं आए। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, राहुल हिम्मत जी होती तो मणिपुर भारत भी जोड़ो गए, यात्रा में छत्तीसगढ़ भी छत्तीसगढ़ को आएंगे। शामिल जरूर करते। ठीक है, कुमार मेनन जी, लगातार आप पर आरोप लगता है कि आप मणिपुर पर लगातार घेरते हैं, लेकिन यह बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला का बयान आपने भी सुना होगा, जो वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज लगातार इंडिया और घमंडिया पर, बीजेपी पर तो तंज कस रहे हैं, लेकिन आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि इस तरीके का बयान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुमार मेनन जी। कीर्तिमान जी, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय नेता है। उनके द्वारा दिया गया बयान किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपत्तिजनक किसी प्रकार के बयानबाजी का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। हाँ। और पार्टी उचित फोरम पर उस संबंध में चर्चा करती है। और उन्होंने किस संदर्भ में कहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन बयानबाजी की अगर बात करें तो भाजपा के तमाम नेता जिस प्रकार से बयानबाजी करते रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, बिना साक्ष्य के बातें जो, अरे मैं ज्यादा कलावती जी की बात कर लीजिए। अमित शाह जी ने क्या बोला कलावती जी के बारे में, और कलावती जी ने खुद सामने अरे जनता जनार्दन होती है सर, कुमार मीनन जी, जनता जनार्दन होती है, और उसी जनता को आपके नेता जो राहुल गांधी के सबसे करीब माने जाते हैं रणदीप सुरजेवाला राक्षस प्रवृत्ति बता रहे हैं। अपने छाती पर भाजपा का तमगा लगा लीजिए, ये तरीका है बताइए पत्रकारों से बात करने का? बताइए आप, ये तरीका है? आपके निर्वाचित सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी क्या कहते थे कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का मैं एक सांसद हूं। ठीक है, इससे बड़ा दुर्भाग्य ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन शाही सर आपसे, अनिल सर, छोटा सा रिएक्शन आपसे कि कुल मिलाकर इस पूरे परिदृश्य को आप सर कैसे देखते हैं एज अ वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, और क्या लगता है कि चुनाव पिच में कौन आने वाले समय में दांव मारेगा, और इस दौरे जो हैं ये किस ओर संकेत देता है? देखिए, दौरे जीत सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ। बीजेपी के सबसे बड़े ओरेटर हैं, और बीजेपी के नहीं, मैं आज के दौर में अगर कहूं तो एशिया और विश्व में उनसे बढ़िया ओरेटर नहीं है। तो उस ओरेटर को बीजेपी लाकर जनता को लुभाने का प्रयास जरूर करेगी। हाँ। जनता को समझना है कि वो क्या करना चाहती है और किसके पक्ष में जाना चाहती है।
लेकिन दौरे जो हो रहे हैं, हम विषय शुरू किए थे दौरों पर और उसके बाद आ गई योजनाओं पर, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप पर आ गई, बयानों पर आ गई। दौरों की बात हम कर रहे थे, तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, दौरा जब ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जहां ज्यादा हो, वहां माना जाता है कि वहां लोकल इकाई कमजोर है, जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा दौरा कर उन्हें मजबूती देने का प्रयास करता है। ठीक है, अनिल शाही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्री कुमार मेनन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रवीण साहू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है हमारे पास, और फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए आप सारा समय, सारा प्रणाम।